इज अक्षय और स्टार्ट करते हैं आज का अपना अगला लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करते हैं ये समझा। आज हम चलने वाले हैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूं एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास के बारे में। ये वर्ड तुमने शायद पहले सुन रखे होंगे, लेकिन हम आज इसके बारे में थोड़ी डिटेल में जानने वाले हैं कि क्या एटॉमिक मास होता है, कैसे वो चीज़ डिराइव हुई, क्या मोलिकुलर मास होता है वो कैसी चीज़ डिराइव हुई, ठीक है, और कैसे निकाली जाती है मोलिकुलर मास। ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पूरा लेक्चर देखना है तुम लोगों को और हर एक चीज़ को आराम से समझते हुए चलना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज का लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा टर्म जो है वो क्या है, एटॉमिक मास। सबसे पहला टर्म कौन सा है हमारा, एटॉमिक मास। वैसे कुछ चीजें हमें नाम से पता चल जाती है, वैसे ही एटॉमिक मास भी नाम से ही पता चल रहा है। क्या कि किसी एक एटम के मास को क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर एटम क्या होता है। तो वैसे अगर तुम फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो मैंने वहां पे तुम्हें एटम के बारे में बताया है, लेकिन एक और चीज जो शायद तुम 9th और 10th के अंदर पढ़ चुके होंगे वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर तुम्हें बताया जाता है कि जो कोई भी मैटर होता है या कोई भी अगर चीज हो गई, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम बोलते हैं एटम, ठीक है। ये चीज डाल्टन के अकॉर्डिंग थी। तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि एटम क्या है, एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है, बहुत छोटा सा पार्टिकल है। और ऑफकोर्स अगर कोई भी छोटा सा पार्टिकल होगा तो उसका अगर हम मास निकालने जाएंगे तो वो वैल्यू भी क्या आएगी, काफी ज्यादा छोटी निकल के आएगी, ठीक है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे सेकंड चीज लिखा हुआ है एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू। मतलब यहाँ पे जो भी एटॉमिक मास होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा छोटी होती है। यहाँ तक चीज क्लियर है तुम्हें। तो फर्स्ट चीज हो गया एटॉमिक मास क्या होता है। तो किसी एक एटम का मास उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, जो कि काफी छोटी वैल्यू है। एटम क्या होता है एक और बात बता देता हूं, जैसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर में से बात कर चुके हैं। जैसे कहीं पे H लिखा हो तो एक H एटम का मास, कहीं पे O लिखा हो तो एक O मतलब ऑक्सीजन एटम का मास, S लिखा हो तो सल्फर एटम का मास, N लिखा हो तो नाइट्रोजन एटम का मास। चीज क्लियर है, क्या समझा रहा हूं। पहले बेसिक डेफिनेशन क्लियर है एटॉमिक मास से रिलेटेड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि एटॉमिक मास कहां से आया, कैसे डिराइव हुआ, कैसे हम एटॉमिक मास निकालते हैं, ये सारी चीजें। तो थोड़ी सी यहाँ पे हिस्ट्री बताने वाला हूं। हिस्ट्री के अंदर मतलब पुराने जमाने में कैसे लोग एटॉमिक मास को निकाला करते थे या एटॉमिक मास को लिया करते थे, और अभी हमारा जो प्रेजेंट सिस्टम है वो क्या है, ठीक है। तो पहले मैं बात कर रहा हूं इन 19th सेंचुरी। इन 19th सेंचुरी मतलब बहुत सालों पहले एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ठीक है। अभी भी वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन यहाँ पे एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। रिलेटिव का मतलब कि किसी एक चीज को हमने स्टैंडर्ड मान लिया, उस चीज के करस्पॉन्डिंग हम दूसरी चीजों का या दूसरी वैल्यूज को आंसर करते हैं, ठीक है। जैसे कि 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि हमने नहीं, मतलब हम बोल सकते हैं हमने, लेकिन हमने नहीं, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है उसका मास फाइंड आउट किया, ठीक है। उसका मास, तो सबसे पहले ये पता लगा है कि सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो उनको पता चला कि सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अगर सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है तो हम हाइड्रोजन की जो वैल्यू है एटॉमिक मास की उसको 1 पुट कर देंगे। क्या बोल देंगे उसको कि उसके जो एटॉमिक मास की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, ठीक है, ओनली 1। अब तुम बोलोगे कि सर मास की बात कर रहे हो तो मास तो केजी हो सकता है, ग्राम हो सकता है, पाउंड हो सकता है, टन हो सकता है, क्विंटल हो सकता है, ठीक है। लेकिन 19th सेंचुरी के अंदर उन्होंने कोई भी यूनिट इसको नहीं दी। उन्होंने क्या बोला कि बस अगर हमें कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन का मास कितना, एटॉमिक मास कितना है, तो वो बोलेंगे कि ओनली आंसर आएगा 1। उन्होंने कोई भी यूनिट वहां पे डिफाइन नहीं किया, ये पहले वाले जमाने में, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला कि अगर मुझे हाइड्रोजन का मास 1 पता है तो हमने बोला कि बताओ अगर पुराने जमाने के अकॉर्डिंग कार्बन का मास कितना होगा। तो वो बोल रहे थे कि अगर मैं 12 हाइड्रोजन को साथ में रखूं और एक कार्बन को साथ में रखूं तो दोनों बराबर हो जाते हैं। मतलब अगर हाइड्रोजन 1 है तो इसके अकॉर्डिंग कार्बन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमने बोला कि अगर ऑक्सीजन आ गया तो क्या बोलोगे, तो बोला ऑक्सीजन आ गया तो 16 बोल देंगे। यूनिट नहीं है कोई,
ये चीज ध्यान रखना, कोई यूनिट नहीं है, ओनली एक वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। बोला अगर सल्फर आ जाएगी तो क्या वैल्यू होगी, बोल दे कि 32 हो जाएगी। ठीक है, ये सारे एटॉमिक मास की वैल्यूज होती है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल लास्ट टाइम पे पढ़ा तो वहां पे चीजें तुम्हारी यही होगी। ठीक है, तो कार्बन 12 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, सल्फर 32 हो गया। ठीक है, अभी तक कोई यूनिट हमने यहाँ पे इनकी डिफाइन नहीं की है। तो यहाँ पे हमने जो स्टैंडर्ड चीज मानी है वो मानी है हाइड्रोजन की जो वैल्यू वो मानी कितनी, 1 विदाउट एनी यूनिट। तो ये पुराने जमाने वाली बात हो गई, लेकिन हम तो नए जमाने वाले लोग हैं, तो हम प्रेजेंट सिस्टम पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो अभी का क्या सिस्टम है उसको आराम से समझो। तो अभी का जो सिस्टम चलता है हमारा, वो सिस्टम चलता है कार्बन 12 पर। ठीक है, अब तुम बोल रहे होगे कि सर कार्बन तो समझ में आ गया, लेकिन ये 12 क्या है, 12 क्या है, ये चीज थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज को अगर मैं तुम लोगों को समझाऊं, तो अगर तुम लोगों ने 9th 10th के अंदर शायद आइसोटॉप्स के बारे में कुछ पढ़ा होगा। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूं, आइसोटॉप। आइसोटॉप्स तुमने शायद पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज शायद तुमने पढ़ी होगी। तो जैसे कि एक होता है प्रोटियम, जैसे इसको 1H1 बोलते हैं, एक को 1H2 बोलते हैं और एक को 1H3 बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ आइसोटॉप्स होते हैं। इसका एक सिंपल सा बेसिक मीनिंग समझ लो अभी के लिए। अगला चैप्टर जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पीरियोडिक टेबल पढ़ा, उसमें एक एटॉमिक नंबर होता है और एक एटॉमिक मास होता है। तो किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर, अब कोई भी एलिमेंट होता है ना, तो वो है ना उसके डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज अवेलेबल होते हैं। जैसे हाइड्रोजन 3 वेराइटी में मिलता है, एक ये वेराइटी, दूसरी वेराइटी ये, थर्ड वेराइटी ये। और वेराइटी का क्या मतलब है, इसके अंदर जो इसका एटॉमिक नंबर होता है ना, वो तो इन तीनों का सेम है, लेकिन इनका जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जब किसी एलिमेंट के इस तरीके से हमारी 3 वेराइटी मिलती है तो उनको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन की भी वेराइटीज मिलती है। तो उसमें जो कार्बन का 12 वाला मास है, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6C12 जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर है जो ये एटॉमिक मास है, ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एलिमेंट का। तो ये पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसको उतना ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलो बढ़िया। ठीक है, तो कार्बन 12 का आइसोटोप हमने अब लिया प्रेजेंट सिस्टम के अंदर। पहले कौन सा लेते थे, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड ले लेते, अब हमने क्या लिया, कार्बन 12 लिया, जो कि एक आइसोटोप है कार्बन का, जिसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, 12C। ठीक है, चलो आइसोटोप का शायद थोड़ा एक बेसिक मीनिंग क्लियर होगा, नहीं हुआ है अगर कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है आइसोटोप के अंदर, तो प्लीज एटॉमिक स्ट्रक्चर रुक जाए, वहां पे सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए ये याद रख सकते हो कि अभी प्रेजेंट सिस्टम में हम कार्बन 12 यूज करते हैं एज अ स्टैंडर्ड की फॉर्म में, जो कि ये कार्बन का आइसोटोप होता है, याद रहेगा। अब इस प्रेजेंट सिस्टम के अंदर क्या हुआ वो समझते हैं। ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया कि हाँ कार्बन 12 को यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम कैसे निकालेंगे वैल्यू। तो ये प्रेजेंट सिस्टम क्या बोलता है कि अगर मैं कार्बन 12 का एक एटम लेता हूं, कितना एटम, कार्बन 12 का एक एटम, तो ये बोल रहा है कि मैं यहाँ पे एक यूनिट डिफाइन कर देता हूं। ये क्या बोल रहा है, पहले कोई यूनिट नहीं थी, अब ये बोल रहा है कि मैं एक यूनिट डिफाइन कर देता हूं, उस यूनिट को मैं नाम दे रहा हूं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज चल रही है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। ये बोल रहा है कि इसने एक यूनिट यहाँ पे डिफाइन किया, उस यूनिट को क्या नाम दिया, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AMU बोल दिया। ठीक है, ये यहाँ पे यूनिट आ गई, यहाँ पे यूनिट नहीं थी, एक यूनिट डिफाइन की। तो हमने पूछा कि भैया आपने यूनिट तो डिफाइन कर दी, लेकिन हम इसको कैसे रिलेट करें दूसरी चीजों के साथ। तो इसने बोला कि अगर तुम्हें रिलेट करना है तो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता देता हूं, वो फॉर्मूला तुम अप्लाई करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो हमने बोला कि भैया फॉर्मूला क्या है, तो ये बोलता है कि अगर तुम एक एटम लेते हो, 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ये बोलता है अगर तुम एक एटम लेते हो कार्बन 12 का, कार्बन 12 का, तो वो 12 AMU के बराबर होगा। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, आराम से सुनना, आराम से सुनना। ये सिस्टम हमें क्या समझाता है, ये सिस्टम समझाता है कि अगर मैंने एक एटम लिया, किसका, कार्बन 12 का, ठीक है, इस कार्बन 12 का अगर एक एटम लिया, इसका मतलब क्या है, तो ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है
कि 12 AMU या एक एटम ऑफ कार्बन 12 का मास किसके बराबर होता है, 12 AMU के बराबर होता है। और एंड मासेस ऑफ ऑल अदर एटम्स, और अगर बाकी एटम्स के मास हमें निकालने हो तो, जैसे कि ये अब यूनिट डिफाइन हो गई। अब अगर यूनिट डिफाइन हो गई तो अब कैसे करेंगे, अब हमें कार्बन 12 का मास, अब हमें एक एटम कार्बन 12 का मास पता है, तो ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया कि इसकी वैल्यू 12 AMU है, तो बाकी की वैल्यू हम इससे कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि मासेस ऑफ ऑल अदर एटम्स आर गिवन रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड, मतलब इस स्टैंडर्ड से हम बाकी की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। चीज समझ में आ रही है? कुछ और चीजें हैं इसी से रिलेटेड, तो अभी फिलहाल इतनी सी चीज समझ में आ रही होगी। इसके बारे में इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो एक बार ये बेसिक सी चीज तुम्हें शायद क्लियर होगी, तो इसके बाद हम आगे चल रहे हैं। तो जैसा कि हम देख रहे थे अभी प्रेजेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने क्या डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था कि अगर एक एटम कार्बन 12 का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, 12 AMU के बराबर होगा। ठीक है, ये एक नई यूनिट है। ठीक है, AMU मतलब एक यूनिट है, ये याद रखना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एटम ऑफ कार्बन 12 किसके बराबर है, 12 AMU के बराबर है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिस्टम। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है ना, ये आयुपेक ने बनाया है। ठीक है, आयुपेक का मतलब तुम्हें पता होगा, तो आयुपेक के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। तो हमें ये सिस्टम अभी हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास कितना है, 12 AMU। तो हमने पूछा कि चलो 1 AMU की वैल्यू क्या है, तो इसने बोला कि अगर एक एटम कार्बन 12 का मास 12 AMU है तो 1 AMU क्या हो जाएगा, 1/12। तो यहाँ से 1 AMU की डेफिनेशन हमने यहाँ से निकाली, मतलब ये जो यूनिट हमने यहाँ पे नया डिफाइन किया था, इसका डेफिनेशन हमने निकालने की कोशिश की। तो क्या हुआ, 1/12 ऑफ दी 1 एटम ऑफ कार्बन 12 है ना, 1/12 ऑफ दी 1 एटम ऑफ दी कार्बन 12। तो जब हमने कार्बन 12 की वैल्यू ग्राम में लिया, किस में लिया, ग्राम में, क्योंकि आजकल हमारे पास एक स्पेक्ट्रोस्कोपी, या इसको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकते हो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम अभी मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मास निकल के आता है ये ग्राम में निकल के आता है। तो इस एटम का जो मास निकल के आया वो ग्राम में, उसको डिवाइड बाय 12 किया, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो तुम्हें याद रखनी है। कितनी निकल के आती है, तो वो निकल के आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किसके बराबर है, 1 AMU के बराबर है। तो 1 AMU की वैल्यू इन ग्राम। ठीक है, ये एक मास का यूनिट है और ये दूसरे मास का यूनिट है। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन है कि 1 AMU के अंदर कितना ग्राम, तो 1 AMU के अंदर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। केजी में कन्वर्ट करना चाहो तो -27 kg हो जाएगा। ठीक है, ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी, 1 AMU इज इक्वल टू इतना, और 1 AMU क्या होता है, 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के बराबर होता है। तो वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार समझोगे। 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1 AMU इज द डिफाइंड एज ए मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 मतलब 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मतलब एक कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट, 12th पार्ट, उसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल 1 AMU यहां पर बोलेंगे। उसकी वैल्यू ग्राम में कितनी होती है, इतनी होती है। याद रख लोगे, सिंपल सी चीज है, आराम से याद रख सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज है। तो ये तो सिंपल हो गया कि हमारा प्रेजेंट सिस्टम के अंदर क्या यूनिट होता है, प्रेजेंट सिस्टम किस पे बेस्ड है, तो यूनिट क्या होता है, AMU, किस पे बेस्ड है, कार्बन 12 सिस्टम पे बेस्ड है। और AMU का ग्राम के साथ क्या रिलेशन है, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, और ये 1 AMU की डेफिनेशन हमें पता चल चुकी है। अब देखते कि अगर मुझे पता लगाना है कि AMU के फॉर्म में हाइड्रोजन की क्या वैल्यू है, ठीक है, तो मुझे एक एटम हाइड्रोजन का मास पता है, इतना होता है। ठीक है, कैसे निकाला, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाला, इतना याद रख लो। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड है, तुम्हें याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इसका हाइड्रोजन का मास इतना होता है ग्राम के अंदर। ठीक है, तो एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, एक एटम हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का मास अगर मुझे AMU में निकालना है तो ग्राम में दिया हुआ है, AMU में कैसे निकालोगे बताओ,
डिवाइड बाय क्या वैल्यू कर देंगे, ये वाली वैल्यू। तो इसको डिवाइड बाय ये वैल्यू करेंगे तो देखोगे तो 10 की पावर माइनस 24 से 10 की पावर माइनस 24 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 1.67 है और ये 1.66 है, तो ये 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू निकल के आती है 1.008 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। चीज समझ में आ रही कैसे निकालना है? तो वो तुम्हें क्वेश्चन में देगा, अगर वो तुमसे अगर AMU के अंदर वैल्यू निकालने की पूछेगा तो उससे है ना उस एटम का क्या देना पड़ेगा, मास देना पड़ेगा एक एटम का। तो वो तुम्हें केजी में इस तरीके से देगा, या केजी में भी दे सकता है तो ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ग्राम में देगा, उसको किससे डिवाइड कर दोगे, इस वैल्यू से, तो तुम्हारे पास AMU में आंसर आ जाएगा। याद रहेगी सिंपल सी चीज कैसे निकालना है। वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन एक बार बता दिया ताकि तुम्हें प्रोसीजर पता लग जाए। इसी तरीके से अभी AMU को U से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। AMU की जगह हम है ना AMU नहीं लिखते, और कहीं कहीं बुक्स इसको U भी लिख दिया जाता है, ऐसे U करके लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों नोटेशन सही है इसके। U का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड मास, याद रखना है। अभी AMU को किससे रिप्लेस किया, U से, और U का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड मास। तो ये जितनी भी चीजें बताई, ये सारी चीजें थी रिलेटेड टू एटॉमिक मास, ठीक है। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एक बार बता देता हूं। इंपॉर्टेंट है कि अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, प्रेजेंट सिस्टम के अंदर यूनिट है उसका नाम क्या है, जो यूनिट है उसको ग्राम से कैसे रिलेट किया जाता है, और अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या किसी पर्टिकुलर एटम की वैल्यू AMU के अंदर निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। और 1 AMU किसके बराबर होता है, 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब और आगे चलता है। तो एटॉमिक मास पढ़ने के बाद अब चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एवरेज एटॉमिक मास। जैसा कि तुम बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, मैंने हेडिंग लगाया हुआ है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो तुम सोच रहे होंगे कि सर ये एटॉमिक मास तो समझ में आता है, एवरेज एटॉमिक मास का क्या मीनिंग है, ठीक है। अब होता क्या है ना कि कुछ कंपाउंड, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के अंदर नेचर के ऊपर अवेलेबल होते हैं, उनको बोलते हैं आइसोटॉप्स, ठीक है। तो ये आइसोटॉप के केस में ये कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, ठीक है। आइसोटॉप के कॉन्सेप्ट में जब आइसोटॉप आएगा तभी हमें एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हमें एवरेज एटॉमिक मास कहीं पे यूज नहीं करना है, हम सिंपल एटॉमिक मास से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वैसे तो कैलकुलेट बाय यूजिंग देयर रिलेटिव परसेंटेज अकरेंस, मतलब उनका जो नेचर के ऊपर कितना परसेंटेज है कि वो अवेलेबल है, उतना परसेंटेज, उसके करस्पॉन्डिंग हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो एग्जांपल मैंने लिए हुए, पूरा का पूरा अच्छे से देखोगे दोनों एग्जांपल तो तुम्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकी कैलकुलेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तुम इस दोनों एग्जांपल से आराम से सीख पाओगे, ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूं पहला वाला क्वेश्चन। अब पहला वाला क्या है, लिखा हुआ है एक आइसोटोप से कार्बन के, 3 आइसोटोप है कार्बन के। ये यहाँ पे जो भी मैंने दोनों क्वेश्चन लिए हुए ना रैंडम क्वेश्चन है, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि इतना ही परसेंटेज होता है, मैंने जस्ट क्वेश्चंस करने के वजह से ये चीजें यहाँ पे थोड़ी सी इजी ली हुई है, ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, तुम कैलकुलेशन पार्ट के अंदर उतना ना जाके तुम कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने काफी इजी वैल्यू ली है ताकि तुम कैलकुलेशन की जगह कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये परसेंटेज, इसको एक्चुअल परसेंटेज मत समझ लेना, ठीक है। कार्बन 12 एक आइसोटोप है, कार्बन 13 एक आइसोटोप है, और कार्बन 14 एक आइसोटोप है, ठीक है। 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, बढ़िया। इनका जो परसेंटेज है, एक का 25% है, एक का 50% है, और एक का कितना है 25%, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ डेटा दिया होगा कि इस आइसोटोप का इतना परसेंटेज है, इसका इतना है, इसका इतना है। अब हमें क्या निकालना है, इनका क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म में मैं तुम्हें करवा देता हूं, AAM बोल देते, ठीक है। आम पार्टी होते हैं ना, आम। तो ये हमारा आम है, तो आम की वैल्यू कैसे निकालते हैं देखते हैं। आम की वैल्यू कैसे निकालनी, सिंपल, ये पता है ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 12 AMU। देख पा रहे हो, कार्बन 12 मतलब ये इसका मास नंबर है, तो 12 AMU, 13 AMU, 14 AMU। AMU क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक एटम का मास है, ठीक है, AMU। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, इसका जो 12 है उसको इसके 25 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 इंटू 25 प्लस 13 को मल्टीप्लाई करो 50 से और प्लस कर दो, प्लस 14 को मल्टीप्लाई करो 25 से,
ठीक है। डिवाइड क्या करना है, डिवाइड करना है टोटल परसेंटेज कितना, तो 25 प्लस 50 75, 75 प्लस 25 100, तो टोटल परसेंटेज कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा जो मैथ वाले बच्चे हैं वो आगे आ जाए अपने आप। तो क्या करेंगे, 25 कॉमन निकाल लें, तो 25 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या रह जाएगा 12 प्लस 13 इंटू 2 रह जाएगा। ठीक है, 25 कॉमन निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 26 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 100, हाँ है ना। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये वैल्यू क्या है, अगर तुम देखोगे तो 25 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 नीचे, ऊपर कितना आएगा 26 प्लस 14 कितना हो गया तुम्हारे पास 26 40 और 12 52, तो 52/4 हो गया। 52/4 कितना होता है, पर चेक करोगे 52/4 होगा तुम्हारा 13, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13 AMU। मतलब अगर ये तीनों आइसोटोप है, ठीक है, और इनका परसेंटेज अगर इतना है तो इनका जो एवरेज निकालेंगे वो क्या वैल्यू आएगी 13 AMU आंसर निकल के आए। तो सिंपल क्या करना है, एटॉमिक मास को परसेंटेज से, एटॉमिक मास को परसेंटेज से, एटॉमिक मास को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके सम करके डिवाइड कर दो टोटल परसेंटेज। चीजें क्लियर है, समझ में आया कैसे निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन आता है। और का किस कोई भी चीज पे ध्यान मत दो, बस इस पे ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन आई थिंक तुम कर रहे होंगे, मैं तुम्हें सामने लिखा हुआ है तो ऑफकोर्स ट्राई कर लो, और मैं भी तुम्हें बता देता हूं इसे कैसे करना है। तो फिर से हम क्या निकालने वाले हैं, फिर से निकालने वाले हैं आम। क्या वैल्यू निकालने वाले हैं आम। आम को देखकर पानी नहीं आना चाहिए मुंह के अंदर। तो एक दिया हुआ है क्लोरीन, ये CF किसका सिंबल होता है क्लोरीन का, तो एक दिया हुआ है क्लोरीन 35, एक दिया हुआ है क्लोरीन 37। 35 होता है 75%, 37 होता है 25%। ये एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाकई में ऐसा होता है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई हुई है, ये वाकई में होता है। ठीक है, तो आम निकालना है तो क्या करेंगे 35 इंटू, ये AMU है सारा, ठीक है, AMU चल रहा है, 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज कितना है 75 प्लस 25 100। फिर से क्या करेंगे 25 कॉमन ले लेंगे, 25 कॉमन लिया, 35 इंटू 3 आ जाएगा, है ना, प्लस 37 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। सेम चीज है, बढ़िया। ये हो गया तुम्हारा 4। 35 इंटू 3 कितना होगा, कैलकुलेट करो, 105 आई थिंक, ठीक है, 105 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 4, 105 प्लस 37, तो तुम बोलोगे सर 142/4। सही जा रहे हैं क्या, बढ़िया। चेक करो आगे क्या करेंगे 4 को, तो 4 के अकॉर्डिंग कितना हो गया ये 3, कितना बचा 2 बचा 22, तो 35 प्लस 5, ये कितना आ गया AMU। तो ये क्लोरीन का अगर तुम पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना तो ये वैल्यू लिखी हुई है क्लोरीन के वहां पे 35.5। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि वो 2 आइसोटॉप्स के अंदर अवेलेबल होता है, उसकी वजह से इसका आंसर 35.5 होता है। याद रहेगा क्या, कैसे कैलकुलेशन किया, आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। चीजें क्या याद रखनी है, किसके लिए यूज करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, 2 चीजें याद रख लोगे, एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड चीजें आराम से बन जाएगी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को एक बार देख लो, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब एटॉमिक मास के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद चलते हैं मॉलिक्यूलर मास की तरफ। अगर तुम्हें एटॉमिक मास पूरा समझ में आ गया है तो कुछ चीजें मैं उसके बारे में तुम्हें समझाना चाहता हूं। एटॉमिक मास का मतलब क्या है, किसी एक एटम का मास। जैसे कि तुम पीरियोडिक टेबल देखते हो तो H लिखा हुआ है फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, उसका मास 1 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब तुम वैल्यूज देखोगे या किसी पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो लिखा होता है 1.000 समथिंग, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना कि जब केमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करते हुए जो भी डेसिमल के बाद वाला पॉइंट है, ऑफ कोर्स वो वैल्यू काफी ज्यादा छोटी है, तो हम ओनली राउंड ऑफ करके 1 को ले लेते हैं, 0.008 को वहां पे नेग्लिजिबल कर देते हैं। इसी तरीके से बाकी जितनी भी वैल्यूज है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जैसे कार्बन की वैल्यू 12 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, लेकिन हम 12 ले लेते हैं,
ठीक है, क्यों? कैलकुलेशन पार्ट के लिए, क्योंकि उन छोटे से माइनर चेंजेस की वजह से हमारे सॉल्यूशन पे या हमारे आंसर पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो बाई चांस अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू वैसी लेता हूँ तो उस चीज को तुम इस तरीके से समझना कि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेके राउंड ऑफ करके वैल्यू ली जा रही है। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, याद रहेगा इतनी सी चीज। ठीक है, और एक एटम के कभी भी मास की बात होगी तो हम किस में, कौन सी यूनिट में आंसर निकालेंगे? AMU में। उसी तरीके से मोलिकुलर मास की बात भी होगी किसी मॉलिक्यूल की। देखो, एटम का डिफाइन होगा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का डिफाइन होगा मॉलिकुलर मास। तो यहाँ पे मॉलिकुलर मास के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होगा। चीज समझ में आ रही है? तो देखते हैं क्या होता है मॉलिकुलर मास। तो जैसा कि मैंने हेडिंग लिखा हुआ है मॉलिकुलर मास क्या होता है, पहले डेफिनेशन समझा देता हूँ, फिर तुम्हें क्वेश्चंस कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए वो समझा दूंगा, एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है द सम, मतलब सम मतलब होता है जोड़ना, गधड़ों। द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, किसका सम? एटॉमिक मासेस का सम। अब एटॉमिक मास किसका होता है? ऑल एटम्स, एटम्स का एटॉमिक मास होता है इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम है सबके एटॉमिक मास को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब कुछ बच्चों का तो उड़ गया होगा, तो उड़ने नहीं देंगे, उनको समझाएंगे, उसको हम पकड़ के रखेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल की तरफ। लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। ठीक है, अब जो भी लोग यहाँ पे समझ रहे हैं उनसे मेरा एक क्वेश्चन है कि मन ही मन में आंसर देना, क्योंकि दे नहीं पाओगे ना आंसर। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 या H2 के अंदर कितने एटम है? बताओ, H2 के अंदर कितने एटम? पढ़ा चुका हूं एटम कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। तो 2 H एटम है, मतलब कितने एटम है? 2 एटम है। अब क्या करना है, 2 एटम है तो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1 AMU। कितना होता है? 1 AMU। अभी पिछले वाले एग्जांपल में देखा, तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? तो लिख दूं 2 × 1 AMU। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 AMU। मतलब मोलिकुलर मास ऑफ H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 AMU। क्योंकि यहाँ पे एक अगर हाइड्रोजन होता तो ये मोलिकुलर मास नहीं होता, ये एटॉमिक मास होता है। ये चीज समझ में आ रही है? मोलिकुलर मास मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होता है। अगर यहाँ पे मैं H लिख देता तो ये स्टेटमेंट ही गलत लिखा हुआ है। ये चीज क्लियर है? स्टेटमेंट क्यों गलत लिखा हुआ है? क्योंकि ये एक एटम है और कभी भी किसी एटम के लिए मोलिकुलर मास डिफाइन नहीं हो सकता। किसी भी एटम के लिए हमेशा कौन सा मास डिफाइन होगा? एटॉमिक मास डिफाइन होगा। ठीक है, वापस इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, यहाँ पे H2 है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सेम चीज है, इसका ये जो ऐसे लाइन बनाई हुई है ना, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे यार सिमिलर चीजें चलने वाली है। ठीक है, बाई चांस किसी बच्चे को इसमें भी कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो O2 का मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। तो एक ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है वो होता है 16 AMU। ठीक है, वापस से बोल रहा हूँ, राउंड ऑफ करके वैल्यू में यहाँ पे बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो कितने हैं यहाँ पे? 2 है, तो मैं देता हूँ 2 × 16 AMU। तो आंसर आ जाएगा 32 AMU। आंसर आ जाएगा 32 AMU आंसर आ जाएगा। चलो अगला है CH4 मिथेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मिथेन की बहुत याद आ रही होगी, तो यहाँ पे मैं मिथेन लेके आया हूं, तो इसको तुम यहाँ से एक बार थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, कितने एटम है कार्बन के? तो बोलोगे कि सर कुछ लिखा नहीं है, तो एक ही एटम है। कितना एटम है? एक एटम। प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है? बोलोगे 4। एक का मास कितना होता है? 1, तो 4 का मास 4, तो 1 × 4, 12 + 4। आंसर क्या आ गया? 16 AMU। आंसर क्या आ गया? 16 AMU बोल दो या 16U बोल दो, बात सेम है ना? डिफरेंस तो नहीं है ना? चलो बढ़िया। CO2 के बारे में बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। एक कार्बन एटम का मास कितना? 12। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना? 16। कितने हैं? 2 है, तो 2 × 16 कर दिया जाए। 16 × 2 32, 32 + 12 44, तो ये आ जाएगा 44 AMU। ठीक है, 44 AMU। चीज क्लियर? उसको U भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो बार बार लिखना इतना जरूरी मैं समझ नहीं रहा हूं। H2O वाटर, पानी, जल। H2O के बारे में बात करते हैं। H2 के अंदर 2 हाइड्रोजन है, एक का मास कितना है? 1 है, तो 2 × 1 प्लस एक ऑक्सीजन है तो उसका है 16। 16 + 2 आंसर आ गया 18 AMU। चीज क्लियर है? छोटी छोटी चीजें समझ में आनी चाहिए। C6H6
क्या फॉर्मूला, क्या बोलते हैं बहन जी बोलते हैं इसको। C6H6 को बोलते हैं बहन जी, बेंजीन। C6H6 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कैसे हुआ जाएगा? 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन है तो 6 इंटू 12 है ना, 6 इंटू 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 6 इंटू 1। चीज क्लियर है? 12 इंटू 6 72, सही है क्या? 72 प्लस 6, आंसर आ गया 78 AMU। चला जाए आगे। अमोनिया NH3, अमोनिया NH3। नाइट्रोजन का होता है 14, नहीं याद हो तो याद करते रहो, ठीक है। पीरियोडिक टेबल इसी वजह से लास्ट टाइम पे पढ़ाया है ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा तुमको उसका यूज करना सिखा सकूं। नाइट्रोजन का जो मास होता है 14, फिर से बोल रहा हूँ, राउंड ऑफ करके वैल्यू लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन 1 का 3 तो 1 का 1 तो 3 का 3, 14 प्लस 3, आंसर कितना आ गया? 17 AMU। तो आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ये निकल के आती है कि तुम्हें ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। किसकी? मास की वैल्यू, कि हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, जैसे कार्बन का 12 होता है, ठीक है, H का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। ये वैल्यूज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, वो तुम्हें कंप्लीट करना है। तुम्हें क्या करना है? एटॉमिक नंबर शायद समझ पा रहे होंगे, 1 to 30 तक तुम्हें एटॉमिक मास याद करना है, ठीक है, याद करना है, ठीक है। और क्या करोगे? एक सिंपल सी चीज में तुम्हें समझा देता हूं। क्या करोगे? जो भी अगर तुम्हारे पास कोई डेसिमल में वैल्यूज लिखी हुई ना, तो उसका जो सबसे पास वाला इंटीजर है वो वैल्यू याद रख लो, ठीक है। जैसे 1.008 था तो मैंने 1 ले लिया, 16 पॉइंट समथिंग था तो 16 ले लिया, 12 पॉइंट समथिंग था तो 12 ले लिया, यहाँ पे 14 पॉइंट समथिंग लिखा था तो 14 ले लिया, ठीक है। तो जो भी इसका नियरेस्ट इंटीजर है वो याद रख लो, उतना तुम्हारे लिए अभी के लिए काफी रहेगा, ठीक है। तो एक चीज ये तुम्हें फिलहाल अगले लेक्चर तक कंप्लीट करके रखना है, याद रहेगी इतनी चीज। अगर ये याद हो जाएगा तो फिर इसको करने में तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें मोलिकुलर मास के बारे में यहाँ पे क्लियर हो गई होगी चीजें कि मोलिकुलर मास में यहाँ पे कैसे फाइंड आउट कर रहा हूं। एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास पढ़ने के बाद एक छोटी सी चीज उन्हीं से रिलेटेड उसको भी पढ़ लेते साथ साथ में, ताकि उससे रिलेटेड और चीजें अगर हमारे सामने अगर आती है तो वो हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोर्ड पे 2 टॉपिक लिखे हुए हैं, पहला लिखा हुआ है ग्राम एटॉमिक मास और दूसरा लिखा हुआ है ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। इसको अगर समझ लोगे तो ये क्लियर है, ये समझ में आ जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा। पहले इसको समझते हैं, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। बहुत सिंपल सा मीनिंग है, बस लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दोगे तो सारे चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पूरी चीजें खत्म होने के बाद एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा ताकि तुम्हें लैंग्वेज रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो एक बार तुम्हें समझा दूंगा कैसे करना है, तो वो क्लियर हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक से जिसका नाम है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अभी तक तुमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो उस एटॉमिक मास को तुम निकालते हो AMU के अंदर, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। सिंपल सा क्या करना है, उस AMU वाली यूनिट को हटा के ग्राम वाली यूनिट लगा देना। क्या वाली यूनिट लगा देना? ग्राम वाली यूनिट। तो उस वैल्यू को बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है क्या समझा रहा हूं? फिर से, एटॉमिक मास किस में निकाला जाता है? AMU में। तो AMU की जगह क्या लगा दोगे? ग्राम। तो तुम्हारी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हो जाएगी ग्राम एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। याद रहेगी, सिंपल चीज है, एग्जांपल से बताऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी। साथ साथ में कभी कभी किसी बुक्स के अंदर तुम्हें ये मिल सकता है कि इसको है ना 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं। इसको ग्राम एटॉमिक मास को 1 ग्राम एटम भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 ग्राम एटम मतलब ग्राम एटॉमिक मास की वो बात कर रहा है। एग्जाम्पल से समझोगे, लिखा हुआ है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम
तो सोडियम जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है Na। मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ, अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल की वैल्यूज अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू होती है 23। और देखो एटॉमिक मास लिखा है तो ये वैल्यू आएगी AMU में, किसमें आएगी AMU में। लेकिन मैंने इसी के नीचे क्या किया, मैंने ये पूछ लिया कि बताओ ग्राम एटॉमिक मास या 1 ग्राम एटम ऑफ Na अगर किसी क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू होगी 23 ग्राम। आंसर क्या आएगा 23 ग्राम। ठीक है, तो एटॉमिक मास अगर ओनली लिखा है तो AMU में आंसर देना है, ग्राम एटॉमिक मास या 1 ग्राम एटम लिखा है तो ग्राम में आंसर देना है। सिंपल, इससे आगे कुछ सोचना ही नहीं। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16। क्या लिखा है एटॉमिक मास, तो आंसर दोगे AMU में। आगे क्या लिखा हुआ है ग्राम एटॉमिक मास या 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो किसमें आंसर दोगे 16 ग्राम आंसर दोगे। समझ में आ रहा है, क्या पूछ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तुम देखोगे ना तो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास के अंदर ये जो वैल्यू है ये तो सेम है, बस एक के अंदर यूनिट AMU लगाया हुआ है, एक के अंदर क्या लगाया यूनिट ग्राम। तो मैंने रिलेट कर दिया कि अगर एटॉमिक मास पूछेगा तो उसी वैल्यू को AMU में रिप्रेजेंट करना है, और अगर ग्राम एटॉमिक मास पूछेगा तो उस वैल्यू को किस में रिप्रेजेंट करना है, ग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ग्राम एटॉमिक मास बोल दो या फिर 1 ग्राम एटम बोल दो, दोनों बात सेम है। याद रहेगी इतनी सी चीज। तो मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, तुम इस चीज को ताकि याद रख पाओ। चीज क्लियर है, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में चीजें क्लियर है। अब चलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास के बारे में। तो जो जो चीजें तुमने मोलिकुलर मास के बारे में पढ़ी, तो अगर तुमने देखा होगा तो मैंने मोलिकुलर मास हमेशा निकाला है AMU के अंदर। ठीक है, तो उस AMU को अगर तुम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, किसमें रिप्रेजेंट कर दो, ग्राम में अगर रिप्रेजेंट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा उसका ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 ग्राम एटम था तो यहाँ हो जाएगा 1 ग्राम मोलिक्यूल। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। लिखा हुआ है मोलिकुलर मास ऑफ CH4, क्या आंसर दोगे, अभी निकाला है थोड़ी देर पहले 16। ठीक है, और क्या पूछा है मोलिकुलर मास, तो आंसर दोगे 16 AMU। क्या आंसर दोगे 16 AMU। उसके बाद लिखा हुआ है ग्राम मोलिकुलर मास या 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ CH4, तो अब आंसर क्या दोगे 16 ग्राम। अब आंसर क्या दोगे 16 ग्राम आंसर दोगे। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया NH3, तो आंसर क्या दोगे 17 AMU। क्योंकि क्या पूछा है मोलिकुलर मास, ग्राम नहीं लगाया आगे। अगर ग्राम लगा दिया आगे या 1 ग्राम मोलिक्यूल बोल दिया तो आंसर क्या हो जाएगा 17 ग्राम। चीज क्लियर है, क्या समझा रहा हूं। मोलिकुलर मास AMU में निकाल रहे हैं और मोलिकुलर मास ग्राम में निकाल रहे हैं, तो ग्राम वाले को बोलेंगे ग्राम मोलिकुलर मास, AMU वाले को बोलेंगे मोलिकुलर मास। सिंपल है, जैसा ये था सिमिलर टू सिमिलर वैसा यही है। ठीक है, तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये था ग्राम एटॉमिक मास के बारे में और ये था ग्राम मोलिकुलर मास के बारे में। तो आई थिंक तुम्हें दोनों ये चीजें जो पढ़ाई है ये भी चीजें क्लियर होगी। आज का लेक्चर में थोड़ा सा तुम्हें रिवाइज करवा देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी बिटवीन एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और ग्राम मोलिकुलर मास और एवरेज एटॉमिक मास, जो जो चीजें आज हमने पढ़ी है। तो एटॉमिक मास, एक एटम का मास, कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं अभी, कार्बन 12 वाला। एक कार्बन 12 एटम का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है 12 AMU के बराबर। एक AMU किसके बराबर होता है 1/12 1 एटम ऑफ कार्बन 12। उसकी वैल्यू क्या होती है ग्राम के अंदर 1.66 इंटू 10⁻²4। ठीक है, केजी में कन्वर्ट करोगे तो -27 हो जाएगी। आई थिंक चीजें क्लियर है, याद रहेगी इतनी सी चीज। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए यूज करते हैं, आइसोटॉप्स के लिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनका परसेंटेज अकरेंस हमें दिया होगा, परसेंटेज एबंडेंस हमें दिया होगा, तो उसकी कैलकुलेशन जो भी तुम्हें बताई है वो काफी सिंपल है। फिर हमने मोलिकुलर मास में जंप किया, कैसे निकाला जाता है मोलिकुलर मास, सम करते हैं। किसका सम करते हैं, जितने भी एटम है उस मोलिक्यूल के अंदर उनके एटॉमिक मास का। चीज क्लियर है, नहीं चीज क्लियर हो तो एक बार देख सकते हो चीजें, पीछे जाकर चीजें क्लियर हो जाएगी।
ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा मोलिकुलर मास, पढ़ने के बाद हमने पढ़ा ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि जो चीज एएमयू में निकाली थी उसकी जगह हमने ग्राम लगा दिया। एक और वर्ड क्या यूज करते हैं, 1 ग्राम एटम। सिमिलरली जो चीज मॉलिक्यूल में मोलिकुलर मास के फॉर्म में निकाली थी उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो गया, ग्राम मोलिकुलर मास। उसको क्या बोलते हैं, 1 ग्राम मोलिक्यूल। चीजें याद रहेगी, टर्मिनोलॉजी। अगर ओनली मोलिकुलर मास वर्ड यूज कर रहा है तो एएमयू में आंसर आएगा। ग्राम मोलिकुलर मास वर्ड यूज कर रहा है तो ग्राम में आंसर आएगा। ओनली एटॉमिक मास यूज कर रहा है तो एएमयू में आंसर। ग्राम एटॉमिक मास यूज कर रहा है तो ग्राम में आंसर। 1 ग्राम एटम यूज कर रहा है तो भी ग्राम में आंसर। 1 ग्राम मोलिक्यूल यूज कर रहा है तो भी ग्राम में आंसर। तो कब एएमयू में आंसर देना है और कब ग्राम में, ये चीज आई थिंक तुम लोगों को क्लियर होगी। तो आज का लेक्चर मैं इतना ही रख रहा हूं। आज के लेक्चर के अंदर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें करनी है ताकि वो तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगी, जो कि मैं बता चुका हूं। क्या चीज, 1 to 30 एटॉमिक नंबर तक तुम्हें उनके एटॉमिक मास याद रखने। आई थिंक चीजें याद रहेगी तो थोड़ा सा उसको जाके देखना और उसके जो नियरेस्ट इंटीजर है जनरली उनको याद रख लेना, वो काफी है तुम्हारे लिए। उतना ही तुम्हें करना है, डेसिमल वाली चीजों को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज तुम्हें जाके करना है। अगले लेक्चर से मैं स्टार्ट करने वाला हूं तुम्हारा मेन चैप्टर, ठीक है। और पहला चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, नीट के पर्सपेक्टिव, जेईई मेन, जेईई एडवांस, बोर्ड, हर चीज, हर तरीके से। तो अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। तो तभी तक के लिए जो भी बेसिक चीजें मैंने तुम लोगों को समझाई है, इनके जो भी डाउट्स है, इनसे जो भी रिलेटेड तुम्हारे अगर कुछ चीजें दिमाग में चल रही है तो उनको पहले क्लियर कर लेना, क्योंकि अब इन सब का यूज तुम्हें वहां पे धीरे धीरे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक तुम ये सारी चीजें अच्छे से कर लोगे। कोई डाउट हो तो पुराने लेक्चर वापस देख सकते हो ताकि तुम्हें वहां पे चीजें थोड़ी क्लियर हो जाए। और तब तक के लिए इन चीजों को पढ़ते रहो, जो भी टास्क दिए जा रहे हैं उनको कंप्लीट करते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में नई चीज या नए चैप्टर बोल देंगे अब तो नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय।